नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। आज के इस बुलेटिन में बात होगी संसद ना चलने के पीछे क्या है मोदी सरकार की चाल। कांग्रेस ने पूछे सरकार से कई सवाल। जानेंगे बिहार में क्यों नीतीश सरकार दिख रही है मुश्किल में। यूपी के सीएम योगी को क्यों लगता है सोशल मीडिया से डर। बात करेंगे अखिलेश यादव के योगी सरकार पर निशाने की, राम को लेकर राजस्थान में छिड़ी सियासत की, और बुलेटिन के आखिर में बात ओलंपिक में आज भारत के प्रदर्शन की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा करेंगे पीएम। अगले 3 साल का एजेंडा तय करेगी सरकार। चुनावों को लेकर एक्शन में है बीजेपी। सभी मंत्रालयों के कामकाज की होगी समीक्षा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने लिखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र। संसद में बिजली संशोधन विधेयक 2020 पेश करने को बताया जन विरोधी कदम। पीएम से किया इस विधेयक पर आगे नहीं बढ़ने का अनुरोध। भारत में आएगी एक और नई वैक्सीन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने दी ट्वीट कर जानकारी। अमेरिकी फार्मा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन के सिंगल डोज वाली वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मिली मंजूरी। देश के सबसे बड़े निजी बैंक एचडीएफसी बैंक के ग्राहकों के लिए जरूरी खबर। 8 और 11 अगस्त को बंद रहेगी बैंक की सेवाएं। मेंटेनेंस के चलते बंद रहेंगे नेट बैंकिंग और ऑनलाइन बैंकिंग से जुड़े एप्लीकेशन। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। संसद के मानसून सत्र को शुरू हुए 3 सप्ताह हो चुके हैं, लेकिन संसद में अभी तक किसी भी मुद्दे पर चर्चा ही नहीं हो पाई है। विपक्ष सरकार से चर्चा की मांग कर रहा है। पेगासस, महंगाई, कृषि कानून, राफेल मामले में चर्चा चाहता है और मोदी सरकार इस चर्चा से बचने की कोशिश कर रही है। और संसद में अब तक की कार्रवाई से मोदी सरकार अपनी रणनीति में कामयाब होती दिख रही है। एक तरफ देश की सुरक्षा से जुड़ा पेगासस मामला, तो दूसरी तरफ आम जनता से जुड़ा महंगाई का मुद्दा, साथ ही कृषि कानून के विरोध में किसानों के प्रदर्शन का मामला। देश में इन मुद्दों से बड़ा मुद्दा और कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन मोदी सरकार को ये मामले हल्के नजर आते हैं, इतने हल्के कि वो इन्हें तवज्जो देना ही नहीं चाहती। वहीं इन मुद्दों से बचने के लिए मोदी सरकार लगातार संसद का कीमती समय नष्ट कर रही है, क्योंकि अभी तक केवल राज्यसभा में कोविड-19 के मुद्दे पर एक चर्चा ही हो सकी है, लेकिन लोकसभा में एक भी बहस नहीं हुई है। वहीं हंगामे का फायदा भी मोदी सरकार बखूबी उठा रही है, क्योंकि हंगामे के बीच सरकार लगातार अपने विधेयकों को बिना चर्चा के ही पारित भी करा रही है, जिससे मोदी सरकार के संसद न चलने देने के मंसूबे भी साफ दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ तो संसद न चलने देने से मोदी सरकार चर्चा से बच रही है, तो दूसरी तरफ हंगामे के बीच अपने बिल को भी बिना रुकावट के पास करवा रही है, यानी दोनों तरफ से बीजेपी का ही फायदा। अगर बात करें संसद में अब तक हुई कार्यवाही की, तो मौजूदा सत्र में लोकसभा में अभी तक जितना काम होना चाहिए उसमें से मात्र 14% काम ही हो पाया है, मतलब करीब 86% समय बर्बाद हो गया है। अगर राज्यसभा की बात करें तो यहाँ करीब 23% ही काम हो पाया है। राज्यसभा का भी करीब 77% समय हंगामे की भेंट चढ़ गया है। वहीं इस अवधि में उच्च सदन में अब तक कोई भी काम नहीं हो पाया है। अब जो देश की जनता का इतना सारा समय और पैसा खराब हुआ है, उसकी जवाबदेही अगर मोदी सरकार की नहीं है तो फिर किसकी है। अब देखना ये होगा कि क्या विपक्ष इस हफ्ते में सरकार पर चर्चा का दबाव बनाने में कामयाब हो पाता है, या फिर मोदी सरकार अपनी सदन न चलने देने की चाल में कामयाब हो जाएगी। मोदी सरकार चर्चा से भाग रही है। संसद में सरकार को जवाब ना देना पड़े इसलिए विपक्ष की बात नहीं सुन रही और विपक्ष को हंगामा करना पड़ रहा है। मोदी सरकार को घेरने की सबसे ज्यादा कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी ही सरकार से सबसे ज्यादा सवाल पूछ रहे हैं। कांग्रेस ने भी आज कई सवाल सरकार से पूछे। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस मोदी सरकार पर लगातार निशाने साध रही है। कांग्रेस के ऑफिशियल अकाउंट से आज एक के बाद एक 5 ट्वीट किए गए और मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया गया। कांग्रेस ने दावा किया कि मोदी सरकार राहुल गांधी से डरती है, इसलिए जवाबों से भाग रही है। इन ट्वीट से कांग्रेस ने एक नया ट्रेंड शुरू किया। #BJP fears राहुल गांधी के इस ट्रेंड के माध्यम से कांग्रेस बताना चाहती है कि राहुल एकमात्र नेता ऐसे हैं जिनसे मोदी सरकार डर रही है। कांग्रेस ने लिखा है कि असत्याग्रही भाजपा को सत्य, न्याय और अहिंसा से डर लगता है। असत्याग्रही भाजपा के षड्यंत्र असत्य, अन्याय के खिलाफ हमारी लड़ाई को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। अंततः सत्य, न्याय और अहिंसा ही विजयी होंगे। भाजपा को अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज से डर लगता है। राहुल गांधी पूरे देश की बुलंद आवाज बनकर सामने आए हैं। यही कारण है कि भाजपा को राहुल गांधी से डर लग रहा है। भाजपा के षड्यंत्र हमें जनता के अधिकारों की लड़ाई लड़ने से नहीं रोक पाएंगे।
भाजपा को पेगासस जासूसी कांड, रफाल घोटाले, बेरोजगारी, महंगाई, किसानों के मुद्दे पर राहुल गांधी के प्रश्न चुभते हैं। राहुल गांधी ही नहीं बल्कि प्रत्येक कांग्रेस कार्यकर्ता राष्ट्र हित में अपनी आवाज बुलंद करता रहेगा। देश की राजनीति में सिर्फ राहुल गांधी ही हैं जो बिना डरे भाजपा से सवाल करते हैं। भाजपा को राहुल गांधी और उनके सवालों से डर लगता है। भाजपा जवाबदेही और जिम्मेदारी से भागती है, लेकिन हम भाजपा को जवाबदेही और जिम्मेदारी से भागने नहीं देंगे। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही कांग्रेस ने कहा कि बेटियां मोदी सरकार के संरक्षण में इस देश में सुरक्षित नहीं हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी इस समय विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। वो लगातार विपक्षी दलों के नेताओं से मिलकर मोदी सरकार को घेरने की रणनीति बना रहे हैं। संसद सत्र चल रहा है, जिस कारण राजनीति में इस समय सियासत गर्म है। सियासत बिहार में भी गरमाई हुई है। यहाँ सत्ताधारी गठबंधन में शामिल बीजेपी और जेडीयू में तकरार है, बल्कि विपक्षी दलों के तीखे तीर भी हैं। जेडीयू नेता के नीतीश को पीएम मटेरियल बताने वाले बयान पर अब तक सूबे की सियासत में घमासान छिड़ा है। आरजेडी के साथ साथ अब तो चिराग पासवान भी नीतीश पर तंज कस रहे हैं। उन्होंने तो ऐसा बयान तक दे दिया जो मध्यावधि चुनाव की ओर इशारा करता है। क्या बिहार में होंगे मध्यावधि चुनाव? क्या नीतीश होना चाहते हैं बीजेपी से अलग? क्या सीएम से पीएम बनना चाहते हैं नीतीश? सियासत में इन सवालों को जन्म सांसद चिराग पासवान के उस बयान के बाद मिला है जिसमें उन्होंने दावा किया है कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होना तय है और इसकी तैयारी में एलजेपी जुट गई है। चिराग ने कहा कि बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच भारी आंतरिक कलह की स्थिति है। इस स्थिति के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराते हुए चिराग ने कहा कि सीएम नीतीश में पीएम बनने की अपनी महत्वाकांक्षा है। हालांकि वो अपने मन की बात दूसरे नेताओं के जरिए उजागर कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार बार बार बीजेपी और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ काम करते हैं। यही वजह है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच खींचतान की स्थिति है। इतना ही नहीं, चिराग ने तो सत्तारूढ़ गठबंधन के बीच तकरार की वजह बनते जा रहे पेगासस मुद्दे को भी उठा दिया। उन्होंने कहा कि पेगासस पर केंद्र सरकार जांच के मूड में नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार विपक्षी दलों के सुर में सुर मिलाकर पेगासस मामले में जांच करवाने की बात कह रहे हैं। जातिगत जनगणना, एनआरसी, जनसंख्या नियंत्रण कानून जैसे कई मुद्दों पर नीतीश कुमार केंद्र सरकार और बीजेपी का विरोध करके पीएम बनने की महत्वाकांक्षा एनडीए पर थोप रहे हैं। नीतीश कुमार की इसी तरह की चालाकी बिहार में मध्यावधि चुनाव का ठोस कारण बनेगी। अब चिराग पासवान ने तो पीएम मटेरियल के बहाने सीएम नीतीश को घेर लिया, लेकिन विपक्षियों के साथ साथ बीजेपी भी नीतीश को आंख दिखा रही है। भले ही नेता खुलकर कुछ नहीं बोल रहे हों, लेकिन बयान इशारा जरूर कर रहे हैं। पिछले दिनों ही पार्टी के दिग्गज नेता ने कहा था कि जातिगत जनगणना नहीं होगी, चाहे जो कुछ हो जाए। इस बयान ने साफ कर दिया था कि अगर जनगणना का मुद्दा यूं ही गरमाता रहा तो जेडीयू और बीजेपी के अलग होने की नौबत भी आ सकती है, यानी विपक्ष की मध्यावधि चुनाव की भविष्यवाणी सच हो सकती है। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि बिहार की सियासत क्या नया मोड़ लेगी। बिहार में एनडीए सरकार मुश्किल में दिख रही है। संभावना मध्यावधि चुनाव की जताई जा रही है। दावे तो यहां तक हो रहे हैं कि यूपी विधानसभा चुनावों के साथ ही बिहार में भी चुनाव हो सकते हैं। यूपी में 5 महीने बाद चुनाव है और सभी दल यहां तैयारियों में जुटे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनावों को लेकर बीजेपी आईटी सेल के कार्यकर्ताओं की बैठक ली। तो क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने और क्या जवाब दिया कांग्रेस ने? देखिए रिपोर्ट। यूपी के चुनाव सिर पर हैं। ऐसे में बीजेपी अपनी सोशल मीडिया की टीम को सक्रिय करने पर जोर दे रही है। इसी कड़ी में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने आईटी सेल के बयानवीरों को चुनाव को लेकर एक गुरु मंत्र दिया है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी ने लखनऊ में आयोजित सोशल मीडिया वर्कशॉप में बीजेपी आईटी सेल के वर्कर्स और अधिकारियों से बातचीत के दौरान सोशल मीडिया को बेलगाम घोड़ा बताया है और कहा है कि इसका कोई माई बाप नहीं है, इसीलिए इस पर लगाम कसने के लिए प्रशिक्षण और तैयारियों की जरूरत है। बता दें कि योगी आदित्यनाथ के सोशल मीडिया वाले बयान पर कांग्रेस के सीनियर नेता कपिल सिब्बल ने तंज कसा है। कपिल सिब्बल ने ट्वीट कर सीएम योगी से पूछा। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि सोशल मीडिया एक बेलगाम घोड़ा है और इस पर लगाम के लिए उन्होंने ट्रेनिंग और तैयारियों का आग्रह किया। भारत में कौन सा एक राज्य है जो बेलगाम प्रदेश है? अब कपिल सिब्बल के ट्वीट के बाद सीएम योगी खुद अपने बयान पर फंसते नजर आ रहे हैं,
क्योंकि कपिल सिब्बल का इशारा साफ था, क्योंकि ये बात तो सभी जानते हैं कि बीजेपी का आईटी सेल ही सबसे ज्यादा फेक न्यूज फैलाता है। वहीं सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा सक्रिय भी बीजेपी की ही ट्रोल आर्मी रहती है, जो बिना सोच विचार के सोशल मीडिया पर गालियों की बौछार करती है। वहीं लोगों के स्वतंत्र विचारों पर भी बीजेपी आईटी सेल के लोगों को आपत्ति होती है और ये लोग ही सोशल मीडिया पर बेलगाम होते हैं। तो ऐसे में सीएम योगी को भी जान लेना चाहिए कि बेलगाम सोशल मीडिया नहीं बल्कि उनका ही आईटी सेल है। योगी आदित्यनाथ को जहां सोशल मीडिया से डर लग रहा है, तो वहीं अखिलेश यादव को डर लग रहा है यूपी प्रशासन की फर्जी कार्रवाई से। अखिलेश ने दावा किया कि सपा कार्यकर्ताओं को परेशान करने वाले अधिकारियों को योगी सरकार इनाम दे रही है। तो क्यों योगी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं अखिलेश यादव? देखिए रिपोर्ट। सपा सांसद आजम खान का समय बिल्कुल सही नहीं चल रहा है। वहीं उनके परिवार के ऊपर भी कई मामलों में मुकदमे दर्ज हैं। पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का समर्थन तो उनको शुरू से ही मिला है। वहीं अब अखिलेश यादव ने यूपी की योगी सरकार पर आजम खान के खिलाफ बदले की नीयत से कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। अखिलेश ने कहा है कि यूपी में ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए पैसे लिए जाते हैं और कहा जाता है कि अगर आजम खान को फंसा पाए तो अफसरों को अच्छी पोस्टिंग दी जाएगी। अब व्यवस्था है कि डीएम और एसपी को लगा दो और उनसे जो मन हो वो करवाओ, क्योंकि अफसर भी बीजेपी का ही काम कर रहे हैं। अखिलेश ने सवाल उठाया कि क्या ऐसे अफसरों को ये सीख मिली है कि वो सरकार की गुलामी करें। वहीं अखिलेश ने कहा कि यूपी में धड़ल्ले से ये फंसाने और बचाने का मन मुताबिक गोरख धंधा योगी सरकार करवा रही है। साथ ही अखिलेश ने यह भी बताया कि जब वो सीएम थे तो उनके पास भी योगी आदित्यनाथ के केस की फाइल आई थी, जिसे योगी ने सीएम बनने के बाद वापस करा लिया था। अगर चाहते तो वो भी राजनीति से प्रेरित कार्रवाई करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसी कोई ओछी राजनीति का काम नहीं किया। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ के मुलायम सिंह पर की गई टिप्पणी को लेकर भी कहा कि राजनीति में परिवार को बीच में नहीं लाना चाहिए। मैं भी योगी के परिवार पर टिप्पणी कर सकता हूं। यूपी विधानसभा चुनाव करीब आते ही राजनीतिक आरोपों का दौर तेज हो गया है। हर दल इस समय खुद को हिंदुत्ववादी बता रहा है। बीजेपी राम मंदिर को मुद्दा बनाना चाहती है तो विपक्ष भी राम नाम के सहारे है। यूपी ही नहीं, राजस्थान में भी राम चुनावी मुद्दा बनते दिख रहे हैं। राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव है, जहां कांग्रेस ने राम को मुद्दा बना लिया है, जिससे बीजेपी परेशान दिख रही है। देखिए रिपोर्ट। दशकों से बीजेपी राम के नाम पर सियासत करती आई है। बीजेपी ने राम के नाम की बदौलत शून्य से शिखर तक का सफर तय किया है। जब भी कोई चुनाव होता है तो बीजेपी केवल राम का नाम ही अलापती है। अब राजस्थान विधानसभा चुनाव में पटखनी खाने के बाद उपचुनाव को जीतने के लिए बीजेपी फिर मर्यादा पुरुषोत्तम को अपनी जुबान पर ले आई है। लेकिन अब कांग्रेस बीजेपी से एकाधिकार छीनने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इसीलिए उसने बीजेपी को जमकर खरी खोटी सुनाई है। दरअसल राजस्थान के दिग्गज बीजेपी नेता गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि बीजेपी है तभी राम का सम्मान है। उपचुनाव से पहले कटारिया के इस बयान पर कांग्रेस ने जबरदस्त आपत्ति जताई। कांग्रेस ने कटारिया पर भगवान के अपमान का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी केवल भगवान के नाम पर सियासत करना जानती है। उसने कभी भी विकास का काम नहीं किया, इसीलिए वो राम के नाम पर वोट बटोरती है। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता ने कहा कि बीजेपी को मान सम्मान से नहीं केवल वोट से मतलब है। अब दोनों दलों के बयान से साफ हो गया है कि वो राम के नाम पर फिर से सियासत को धार दे रहे हैं। खासकर इस बार कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है, क्योंकि कटारिया के गृह नगर उदयपुर के बल्लभ नगर में कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है और बल्लभ नगर से लेकर धरियावद में कटारिया को घेरने का कांग्रेस ने प्लान तैयार कर लिया है। बताया जा रहा है कि जल्द ही पार्टी यहां अपना प्रचार अभियान भी शुरू करेगी, जिसमें नेता भगवान राम के सहारे जनता को रिझाने की कोशिश करेंगे। अब देखना होगा कि राम के नाम पर किसका बनेगा काम। और बुलेटिन के आखिरी में बात ओलंपिक की। ओलंपिक में आज भारत ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। ट्रैक एंड फील्ड में भारत को पहली बार मेडल मिला है। इसके अलावा कुश्ती में भी भारत को मेडल मिला। इसके साथ ही भारत ने किसी भी ओलंपिक में सबसे ज्यादा मेडल जीतने का रिकॉर्ड बना दिया है। तो कहां-कहां मिली आज भारत को सफलता और कहां हुई निराशा, देखिए ये रिपोर्ट। टोक्यो ओलंपिक में भारत का आज का दिन धमाकेदार रहा। पूरे देश की निगाहें आज खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर टिकी रहीं। आज भारत की झोली में 2 और पदक आ गए हैं, जिसमें से जेवलिन थ्रो में मिला गोल्ड भी शामिल है। ओलंपिक में भारत को आज तक ट्रैक एंड फील्ड में कभी भी पदक नहीं मिला था और आज भारत के नीरज चोपड़ा ने सीधे गोल्ड पर निशाना साध दिया। फाइनल मुकाबले में नीरज ने दूसरे प्रयास में 87.58 मीटर तक भाला फेंककर जीत दर्ज की और नीरज भारत के ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। पहले राउंड से ही नीरज आगे चल रहे थे और अंत तक उनकी बढ़त बनी रही।
दूसरे नंबर पर चेक गणराज्य के जे वार्डले जज ने 86.67 मीटर और तीसरे नंबर पर चेक गणराज्य के ही वी वेस्ली ने 85.44 मीटर भाला फेंक कर मेडल हासिल किया। इसके पहले भी 2016 में भारत में आयोजित दक्षिण एशियाई खेलों में नीरज ने गोल्ड मेडल जीता था। इसके बाद एशियाई खेलों में नीरज ने फिर गोल्ड अपने नाम किया। वहीं भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया ने अपना सपना पूरा करते हुए कांस्य मेडल जीत लिया। बजरंग ने पुरुषों की फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग में कजाकिस्तान के पहलवान नियाज बेकोव दौलत को 8-0 से हरा दिया। गोल्फर अदिति अशोक एक शॉट से मेडल से चूक गईं। अदिति चौथे स्थान पर रहीं। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।